प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से मेरा YouTube चैनल पर। आज हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को देखेंगे। इससे पहले हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने का 6 स्थिति को देख चुके हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हम लोग अवतल दर्पण में देख लिए हैं, 6 स्थिति होता है उसमें। आज का इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का स्थिति देखेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में 2 स्थिति पर हम लोग विचार करेंगे। अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थिति पर विचार किए थे, यहाँ पे 2 स्थिति पर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें से पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है कि ये अंदर तरफ से पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है अंदर तरफ से, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो गया। अब परावर्तक पृष्ठ इसका जो देख रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ इसका ऊपर उठा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग जानेंगे, इसका नाम उत्तल दर्पण। और जो अवतल दर्पण रहता है उसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है। तो यह उत्तल दर्पण है। अब इसमें हम लोग पहला स्थिति देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया और ये फोकस हो गया इसका, और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें पहला स्थिति में हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर वस्तु है तो इसमें अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में क्या है कि ये परावर्तन के बाद ये बिखर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो फैल जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी किरण, तो ये इधर फैल गई। अब इसको अगर कल्पना करेंगे तो ये प्रतीत होगा कि ये फोकस से निकल के जा रही है ये किरण, ऐसा प्रतीत होगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद ये फैल गई इधर, इसको कल्पना करके बढ़ाएंगे तो ये फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। वैसे ही जब इसको भी इधर से लेकर के जाएंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ये भी परावर्तन के बाद फैल जाएगी। इसको भी कल्पना करेंगे तो ये फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत हो रही है। और जो मुख्य अक्ष से होते हुए जो किरण जाएगी, ये इसका वक्रता केंद्र से होकर के इधर से, तो ये पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो ये सभी किरणें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ पर ही आकर के कट रही है। तो जानते हैं कि जहाँ पे किरण कटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब एफ पर बन गया। अब एफ पे जो प्रतिबिंब बना वो कैसा प्रतिबिंब है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। क्यों? क्योंकि ये कल्पना करके इस लाइन को मिलाए हैं, डायरेक्ट ये कट करके नहीं बना है प्रतिबिंब, इसीलिए ये प्रतिबिंब कहलाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब जो है वो बहुत छोटा बना है, एकदम बिंदु के आकार का, सिर्फ एक पॉइंट जैसा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो प्रतिबिंब काल्पनिक बना। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, जिसका आभासी भी नाम है, काल्पनिक और आभासी एक ही नाम है। तो ये सीधा प्रतिबिंब हो गया, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का हो गया। और कहाँ बना है, तो फोकस पर बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, जब बिंब को हम लोग, जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये फोकस पे प्रतिबिंब बन गया। दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, इधर तो पॉलिश किया हुआ है तो सामने तो ये भाग हुआ, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। अत्यधिक छोटा, एकदम छोटा तो है ही, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब है। आभासी तथा सीधा बनता है, ये आभासी प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये सीधा प्रतिबिंब है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये
उत्तल दर्पण में हम लोग दो स्थिति देखेंगे और दोनों स्थिति को देखने के बाद फिर उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में कब वस्तु कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका सारांश भी देखेंगे। समरी भी एक जगह सारा इमेज को एक जगह रख करके और उसको देखेंगे, ताकि सभी एक दूसरे से तुलना करके और आराम से दिमाग में वो बैठ जाए कि कहाँ वस्तु रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसलिए ये दोनों दर्पण का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का सभी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख को एक ही जगह रख के फिर से हम लोग एक बार उसको देखेंगे। तो ये पहला स्थिति हो गया। पहले ये दोनों स्थिति देख लेते हैं इस दर्पण में, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, दोनों दर्पण का एक जगह तुलना करके देखेंगे। तो यहाँ पे अब ये दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच हो। एक ये हो गया दर्पण का ध्रुव और ये इधर अनंत हो गया। अभी पहला स्थिति देखें कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। अब दूसरा स्थिति क्या है, इसमें दो ही स्थिति में देखेंगे। तो दूसरा स्थिति है जब दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो। ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है हमेशा। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा होता है। तो इस केस में अगर हम ये ध्रुव हो गया और इधर अनंत हो गया, इसके बीच में यहाँ पे हम वस्तु रख दिए ए बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लेकर के जाएंगे, जो कि दर्पण से यहाँ उत्तल दर्पण है, इससे टकराने के बाद ये किरण बिखर जाएगी। इसको जब कल्पना करेंगे तो ये फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये फोकस पे आकर के मिल गया यहाँ पे। और दूसरी किरण जो है उसको हम लेकर के जाएंगे वक्रता केंद्र से होते हुए, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो ये जो किरण जाएगी एक वक्रता केंद्र से होकर के ये पुनः इसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो ये दोनों प्रतिबिंब कटा कहाँ पे, इस जगह पे दोनों कट रहा है। तो यहाँ पे नाम दे दिए इसका ए डैश और बी डैश। तो ये हो गया प्रतिबिंब और ये और बी था बिंब। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि वस्तु जितना बड़ा था उससे छोटा प्रतिबिंब बना है और ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, कल्पना करके बनाया गया है यहाँ पे पीछे तरफ में। तो ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, P तथा F के बीच। ये P हो गया ध्रुव और F हो गया फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, वस्तु से छोटा। इतना बड़ा का वस्तु था और इतना ही बड़ा का प्रतिबिंब बना, तो छोटा हो गया। आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब है, ये काल्पनिक है, इसको कल्पना करके बनाया गया है। और ये प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु ऊपर तरफ रखे थे तो प्रतिबिंब भी ऊपर तरफ ही बना है, इसीलिए ये हो गया सीधा प्रतिबिंब। तो ये दोनों स्थिति को हम लोग देख लिए। ये उत्तल दर्पण में दो स्थिति में प्रतिबिंब बनने का हम लोग देख लिए। अब इसको क्या करेंगे अब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब बनने का एक ही बार में हम एक ही जगह सारा को दिखाते हैं। थोड़ा पिक्चर छोटा दिखेगा लेकिन सब पिक्चर अगर एक जगह रहेगा, सब केस एक जगह पे रहेगा तो वहाँ समझने में बहुत आसानी होगा। तो उसको हम लोग अब निकालते हैं यहाँ पे एक जगह में। हाँ तो बच्चों यही है वो सारांश समरी अभी तक जो हम लोग देखे उसका। ये पहले 6 स्थिति है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का, जो कि अक्सर यही पूछता है। या तो अवतल दर्पण का पूछता है या तो फिर उत्तल लेंस का पूछता है। और हर बार एग्जाम में ये दोनों में से किसी न किसी से पूछता ही है क्वेश्चन। तो ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 6 स्थिति फिर से एक बार हम यहाँ पे सारा एक साथ में ला करके रिवाइज करा देते हैं जरा। कि पहला स्थिति था जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बना है, बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा बना हुआ है, ये यहाँ पर भी लिखा है। बिंब की स्थिति जब अनंत पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर। ये फोकस F पे बन गया जब वस्तु अनंत पर था। तो
और अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का एकदम छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है। वास्तविक तथा उल्टा, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरा स्थिति था जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। तो दूसरा स्थिति हो गया सी से परे, मतलब सी से बाहर। तो सी से बाहर यानी कि इसी को कहते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये सी से परे में जब वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच में बना। ये एफ हो गया और ये सी, उसके बीच में प्रतिबिंब बना है। और ये छोटा प्रतिबिंब है, दिख रहा है यहाँ पे, ये वस्तु है बड़ा और वस्तु का प्रतिबिंब है ये छोटा। तो छोटा है वास्तविक तथा उल्टा है। प्रतिबिंब ऊपर तरफ था तो बिंब ऊपर तरफ था तो प्रतिबिंब नीचे बना है, ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया। डायरेक्ट ये किरण कट के बना हुआ इसीलिए हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये दो केस हो गया। तीसरा केस था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब सी पर हो। तो इसमें क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो इसका प्रतिबिंब जो है वो भी बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। ये ऊपर तरफ में वस्तु रखा हुआ, नीचे तरफ इसका प्रतिबिंब बना है। तो जब वस्तु सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब भी सी पर बना। जितना बड़ा वस्तु ऊपर तरफ है उतना ही बड़ा नीचे तरफ बना है उसका प्रतिबिंब, मतलब समान साइज का प्रतिबिंब बना है। और ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है और उल्टा है, ऊपर तरफ वस्तु था प्रतिबिंब नीचे बना, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन ही 2025 में पूछा था इसका किरण आरेख खींचने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि तीन स्थिति को हम लोग देखिए। जब वस्तु पहले अनंत में था, ये अनंत का हो गया तो प्रतिबिंब इसका फोकस पे बना था। जब वस्तु को धीरे धीरे नज़दीक ला रहे हैं, ये अनंत में था और अभी ये फिर दूसरा केस में हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को नज़दीक थोड़े ले आए तो प्रतिबिंब जो है यहाँ फोकस पे बना था, अब फोकस से थोड़ा सा दूर हट गया, फोकस और सी के बीच चल गया। अब तीसरा केस है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले आए और नज़दीक ले आए तो प्रतिबिंब इसका यहाँ से और हट के सी बराबर चल गया, वक्रता केंद्र पर चल गया। मतलब वस्तु जब धीरे धीरे नज़दीक लाते जा रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। अब जब तीसरा केस में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाए तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बन गया। यहाँ पे बहुत छोटा बना था बिंदु के आकार का, यहाँ पे थोड़ा छोटा बना, अब यहाँ वस्तु के बराबर बन गया है। अब चौथा केस क्या है, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब अब वक्रता केंद्र से बाहर में बन गया। अभी वक्रता केंद्र पर बना था, अब हो गया वक्रता केंद्र से बाहर हो गया इसका प्रतिबिंब। और ये समान साइज का था, अब ये वस्तु बहुत छोटा है, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना हुआ है तो ये प्रतिबिंब अब बड़ा हो गया। पहले बिंदु के आकार का था, फिर थोड़ा छोटा था वस्तु से, अब वस्तु के बराबर हुआ, अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। तो ये है जब सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, मतलब सी से बाहर में बनता है। विवर्धित को ही कहते हैं बड़ा। तो ये वस्तु छोटा था, इसका बड़ा प्रतिबिंब बना। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये उल्टा प्रतिबिंब वस्तु ऊपर तरफ है, प्रतिबिंब नीचे बना है। अगर जो है पांचवा केस वो हम लोग देखेंगे कि जब अभी था सी और एफ के बीच में था वस्तु, अब अगर हम एफ पे वस्तु को रखें, फोकस पे अगर वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को फोकस पे रखें तो इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत में जा कर के बनेगा। इसका यहाँ पे इधर कहीं भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत आगे जा कर के कहीं इधर कटेगा और इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। अभी यहाँ तो यहीं पर जब कट गया तो बड़ा बना था, लेकिन जब और दूर जाके कटेगा तो और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु को एफ पर रखे, ये एफ पर जब वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इधर अनंत पे बन रहा है। अत्यधिक विवर्धित मतलब अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इधर। और ये भी वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब रहेगा। ऊपर वस्तु है, नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है। अब अंतिम केस है जो कि यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसमें अंतिम में क्या है कि अब वस्तु को रखेंगे एफ और
पी के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका किरण एक देखते हैं इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है। अब ये धीरे धीरे दोनों फैलते जा रहा है, मतलब इधर कहीं पे ये नहीं कटेगा। तो इसको कल्पना करके इधर काटा गया है, तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, पी और एफ के बीच में, तो ये दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इधर पेंट किया हुआ है, इधर है इसका सामने वाला भाग। तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे में अगर बन रहा है। ये सब प्रतिबिंब अभी तक सब दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन इस केस में दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब बन रहा है। और विवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु इतना ही बड़ा का था, प्रतिबिंब इतना बड़ा का बन रहा है। तो ये विवर्धित प्रतिबिंब हो गया, बड़ा हो गया। आभासी तथा सीधा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। काल्पनिक जिसको कहते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं कटा, इधर तो फैलते जा रहा है, लेकिन जब कल्पना करके इसको काटा गया है यहाँ पे, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, जिसको आभासी कहते हैं। ये सीधा प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर की तरफ था तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ ही बना, तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो ये स्थिति एक ऐसा है अवतल दर्पण में, एक छठा केस ऐसा है जो कि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी सभी केस है जिसमें सब में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक यही केस है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह हो गया इसका। अब दो स्थिति जो हम लोग देखे अभी कुछ देर पहले उत्तल दर्पण का, वो ये दोनों स्थिति है। फिर से अभी उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। एक स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, ये अनंत पर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब F पे बनता है। फोकस F पर प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, इसका इधर पेंट किया हुआ, तो ये सामने भाग हुआ, ये हुआ पीछे। तो दर्पण के पीछे बनता है। अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का, बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, बिंदु के आकार का बना है, आभासी तथा सीधा। एक कल्पना करके बनाया गया है इधर, इसीलिए ये हो गया काल्पनिक। ये आभासी प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। अब दूसरा स्थिति देखे थे कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। दूसरा स्थिति डायरेक्ट इसमें हो गया, ध्रुव और इधर अनंत के बीच कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बना था P तथा F के बीच में। ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, उसके बीच में प्रतिबिंब बना था। तो ये भी छोटा प्रतिबिंब है, काल्पनिक है और सीधा प्रतिबिंब है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का हो गया, और ये हो गया अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने का। दोनों को एक जगह मिला करके देख लिए। तो अब इसको पूरा माइंड में सेट करके रख लेना है कि कौन सा दर्पण में कब प्रतिबिंब कैसा बनता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ भी सकता है कि कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना सकता है वो दर्पण। तो वो हो जाएगा हमेशा सीधा उत्तल दर्पण में बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस बार पूछा था क्वेश्चन कि वस्तु को कहाँ रखें कि इसका प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज का बने। तो हम जानते हैं कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो हम अगर ये वाला सेट रहेगा माइंड में तो तुरंत बता देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा और वस्तु के समान साइज का बनेगा। तो इस तरह से ये उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का सभी स्थिति को एक साथ में भी देख लिए, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का एक एक स्थिति करके सारा इससे पहले वाला वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज यहीं तक इसमें देखेंगे। आगे फिर जो दिया हुआ है NCERT का बुक में, उसके अनुसार से उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछता है अक्सर। इसीलिए अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग उसी को देखेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग।